बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय होल बीएसएन कम्युनिटी। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने रूट्स को डिस्कस किया था, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के और एब्जॉर्प्शन के टॉपिक को डिस्कस किया था। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। कंटेंट्स के अकॉर्डिंग डिफाइन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इनटू वाटर कंपार्टमेंट, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ड्रग हाफ लाइफ। ठीक है जी। इन सारे कंटेंट्स को वन बाय वन हम इंशाल्लाह डील करते हैं डिटेल में। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच ड्रग रिवर्सिबली लीव्स द ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर्स द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड टिश्यूज। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए ड्रग ब्लड स्ट्रीम को लीव कर देती है एब्जॉर्ब होने के बाद। ठीक है जी। उसके बाद वो टिश्यूज़ में और हमारे फ्लूइड में चली जाती है। इस सारे प्रोसेस को क्या कहेंगे? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक इम्पॉर्टेंट है और पैसिव प्रोसेस है, यानी पैसिव डिफ्यूजन होती है इसमें। अ लॉन्ग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होती है, यानी ड्रग जो है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती है। क्योंकि देखें, अब ब्लड में जो ड्रग है वो हाई कंसनट्रेशन में है, ठीक है, और टिश्यूज़ में मूव कर रही है, सेलुलर फ्लूइड्स में मूव कर रही है, तो वहाँ पे काम है पहले से ही। ठीक है, तो इसीलिए इसे कह रहे हैं हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, इसके अलावा नॉन यूनिफॉर्म होती है, यानी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट्स इन डिफरेंट अमाउंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी ऐसा नहीं है कि जितनी अमाउंट में जो ड्रग है हमारे पास में हार्ट, लंग्स, किडनीज, ब्रेन्स की तरफ जा रही है, उतनी अमाउंट में सारी बॉडी में जा रही है, ऐसा नहीं है। बल्कि कुछ ऑर्गन के पास ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती है और कुछ ऑर्गन के पास कम डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, अभी जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, बारी बारी इनको भी देखते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन: टिश्यू परमिएबिलिटी, ब्लड फ्लो, बाइंडिंग एबिलिटी एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। ठीक है जी, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है? एज आता है, ठीक है, फीमेल है तो प्रेगनेंसी आएगी, ओबेसिटी है और डिजीज़ कंडीशन कोई भी हो सकती है। ठीक है, इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, टिश्यू परमिएबिलिटी को सबसे पहले हम देखते हैं। अब टिश्यू परमिएबिलिटी इंक्लूड ड्रग केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मेम्ब्रेन बैरियर। ठीक है जी। अब ड्रग केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा? ड्रग का साइज़ आएगा। ठीक है, अगर ड्रग का साइज़ 500 डाल्टन मोलिकुलर वेट होगा तो ही ड्रग जो है उसमें पास कर सकती है। ठीक है, अगर ड्रग का इतना वेट है ना, तो भी चीज़ काफ़ी नहीं है। उसके अलावा भी हमें 2 से 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है जी, वो क्या है? लिपोफिलिक होनी चाहिए ड्रग। ठीक है जी, अनआयनाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है जी, और सोल्यूबिलिटी उसकी लिपोफिलिक नेचर में होनी चाहिए। अब देखें, लिपोफिलिक हम हज़ार बार डिस्कस कर चुके हैं जी। लिपोफिलिक क्या है? कि ड्रग जो है लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए, यानी कि हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, लिपिड नेचर में होती हैं, तो ड्रग को भी लिपिड नेचर में होना चाहिए। ठीक है जी, अनआयनाइज्ड, यानी कि ड्रग जो है अनआयनाइज्ड फॉर्म में, यानी वीक एसिड और वीक बेस होगी तो ही वो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकेगी। ठीक है जी, और सोल्यूबिलिटी फिर वही बात कि वाटर सोल्यूबल ड्रग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो है भी तो लीवर के ज़रिए वो लिपिड सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें आएंगी, समझ आ गया। ठीक है, अब बैरियर कौन कौन से हैं? डिफरेंट तरह के बैरियर्स टिश्यू परमेबिलिटी में होते हैं। ठीक है जी, सबसे पहला बैरियर कौन सा है? सीई बैरियर। यानी ये कौन कौन सा बैरियर है? कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर। इसमें क्या होता है? पोर्स जंक्शंस होते हैं, यानी कि इसमें जो पोर्स होते हैं ना, वो ड्रग को रेजिस्ट नहीं करते कि वो इसमें से गुजर ना सके। इसमें से ड्रग इजीली गुजर जाती है, पास हो जाती है। ठीक है, किसमें? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ठीक है, उसके बाद सेल में जाती है। अब सेल में चलेगी तो ड्रग का सामना किससे होना है? सेल मेम्ब्रेन से होना है। तो इसलिए अगला बैरियर कौन सा होगा? सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, सेलुलर मेम्ब्रेन जिसे कहेंगे हम।
अब सेलुलर मेम्ब्रेन यानी सेल में जाने के लिए भी जी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वही जो पीछे पड़ा अभी 50 मोलिकुलर वेट होना चाहिए, डाल्टन मोलिकुलर वेट, ठीक है, लिपोफिलिक होनी चाहिए, अनआयनाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा कौन सा बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है, जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड होता है, हाईली सिलेक्टिव होता है, नॉन परमिएबल होता है, और इसमें क्या होते हैं, टाइटली एपिथेलियल जंक्शंस यानी पोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि ड्रग को इसमें से पास नहीं होने देते, ठीक है। और हाँ, अगर ड्रग लिपोफिलिक नेचर में है, ठीक है, तो वो इसमें से डिफ्यूजन कर सकती है, ठीक है, डिफ्यूज़ हो सकती है। और इसके अलावा यहाँ पे ना एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने इसके इर्द गिर्द जो ना हाँ ब्लड ब्रेन बैरियर के इर्द गिर्द जो ना कवरिंग बनाई होती है, वो भी किसी फॉरेन पार्टिकल को ब्रेन में नहीं जाने देते, ठीक है जी। और इसके अलावा प्लेसेंटल बैरियर होता है, ठीक है जी, जो कि बड़ी अहमियत का हामिल है। अब देखें प्लेसेंटल बैरियर जो है हर डिजीज़ कंडीशन, हर जो है कंडीशन में तो नहीं ना आएगा। अब प्लेसेंटल बैरियर जो है आएगा तो वो कहाँ पे होगा, प्रेग्नेंट वुमेन में होगा, ठीक है जी। वो बनेगा कहाँ पे, एम्ब्रियो की ट्रोपोब्लास्टिक लेयर में और एंडोथीलियल लेयर्स के दरमियान में बनेगा, ठीक है जी। अब उसका क्या फ़ायदा है कि जब फीटस की डेवलपमेंटल हो रही होती है तो उस दौरान, ठीक है, कोई फीमेल ड्रग्स ले लेती है तो उससे क्रॉस नहीं करने देगी, ठीक है, ड्रग, यानी कि जो हमारे पास ये बैरियर है ना, ये उस ड्रग को क्रॉस नहीं करने देगा। अगर क्रॉस कर जाएगी ड्रग, किसी की वजह से परमिएबल हो जाती है, तो फिर वो जो है ना उसमें डीएनए म्यूटेशंस आ सकती हैं, ठीक है, जीन्स की म्यूटेशन हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे पास, ठीक है, टेट्रोजेनिक इफ़ेक्ट्स आते होते हैं, ठीक है, कंजेंटल इनोमिनीज हो जाती होती हैं, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है जी ब्लड टेस्टिस बैरियर, जो कि मेल में होता है, ठीक है। अब ड्रग जो है, ये बैरियर जो है ना हेल्प करता है कि ड्रग जो है हमारे पास में जो टेस्टिस हैं उनके पास ना जाएं, वहाँ पे क्रॉस ना करके जाएं, ठीक है। सेमिनिफरस जो व्यूल्स हैं जहाँ पे टेस्टिस बनती हैं, ठीक है, वहाँ पे ना जाए ताकि उसकी जो पावर है वो ख़त्म ना हो, ठीक है जी। अब इसके अलावा हमारे पास में कौन सा होता है, CSF बैरियर होता है, ठीक है जी। अभी तो कॉमन सा कंसेप्ट था ना, ये तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ब्लड फ्लो की बात आ गई। अब ब्लड फ्लो जहाँ ज़्यादा होगा ना वहीं पर ड्रग ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। अब डेफिनेशन में आते हैं, रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू टिश्यूज कैपिलरीज वेरीज वाइडली, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेसल रिच ऑर्गन ब्रेन लिवर लंग्स किडनी ग्रेटर दैन दैट ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब देखें ये जो हमारे एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी जो हमारे वाइटल ऑर्गन जिसे हम कहते होते हैं, ठीक है, ब्रेन लिवर लंग्स किडनी, इनकी तरफ ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हमारे टिश्यू स्केलेटल मसल्स, इनकी तरफ जो ड्रग है वो ज़्यादा जाती होती है, यानी डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल बुक में ये दी हुई थी लिपिनकॉर्ट में प्रोपोफॉल की, ठीक है। अब ये जो है ना हाईली ब्रेन की तरफ मूव करती है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो फिर क्या होता है, हाइप्नोसिस इफेक्ट आता है, यानी जो है पर्सन बेहोश होता है, ठीक है। यानी हाई कंसंट्रेशन से जब लो में मूव करती है, यानी जब ये मतलब नर्वस सिस्टम से निकल के मतलब हमारे ऑर्गन्स में पहुंचती है, वहाँ टिश्यूज़ में मसल्स में जाती है, ठीक है, तो वो काम की तरफ मूव कर रही होती है, ठीक है। तो जैसे ही वो मतलब स्टेबल होता है तो फिर हाई से लो की तरफ मूव करता है, तो वो कॉन्शियसनेस को रिगेंड कर लेते हैं, यानी उसे होश आ जाता है, ठीक है जी। ये समझ आ गई बात। नेक्स्ट चलते हैं। अब बाइंडिंग है, ठीक है। बाइंडिंग अब दो तरह से होनी है, या प्लाज्मा के साथ ड्रग की बाइंडिंग होगी या फिर टिश्यू के साथ होगी। अगर देखें, ठीक है, प्लाज्मा में किसके साथ ज़्यादातर बाइंडिंग होगी, प्लाज्मा प्रोटीन जिसमें एल्ब्यूमिन आता है, ठीक है, ग्लोबुलिन वगैरह आती हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। ये अगर बॉडी में इनके लेवल अल्टर कर जाएंगे किसी भी डिजीज़ की वजह से, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे अफेक्ट आएगा, ठीक है। अब टिश्यूज़ में अगर बाइंड कर जाती है कोई ड्रग, तो ठीक है, वो किसके साथ बाइंड करेगी, फैट्स के साथ, प्रोटीन के साथ, कार्ब्स के साथ, हार्मोन्स के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगी, एक्यूमुलेशन हो जाएगी उनकी, ठीक है जी। वहाँ पे क्या होगी, ड्रग एक्यूमुलेट कर देगी, ठीक है, जो कि फिर टॉक्सिसिटी के इफेक्ट्स देगी। इस तरह से अल्टरनेटली क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। होपफुली आपको बाइंडिंग भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हमारे कौन से हैं, देखिए सबसे पहले पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में ना हमारे पास में एज आती है, ठीक है जी। क्या आती है, एज आती है, ठीक है। अब एज में जो है ना हमारे पास जैसे इन्फेंट है, उसमें बॉडी वाटर कंटेंट में ना फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। अब जो इन्फेंट है उनमें बॉडी वाटर कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इंक्रीज़ होती है। उसके अलावा क्या होता है,
इन्फेंट्स में फ़ैट कंटेंट भी, या आप एडल्ट्स में कह लें ज़्यादा हो गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर फीमेल है तो प्रेगनेंसी में क्या होगा, ईएसएफ वॉल्यूम जो है हमारा कम हो जाता है, ठीक है। ईएसएफ वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम, एल्ब्यूमिन, ये सारे लेवल्स कम होंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी, ठीक है जी। ओबेसिटी में आ जाएँ तो ओबेसिटी में फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पहले ही हमारी जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड है, ड्रग भी लिपोफिलिक नेचर में है, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब कोई डिजीज़ कंडीशन है, ठीक है, डिजीज़ कंडीशन है एल्ब्यूमिन अल्टर्ड, ठीक है, एल्ब्यूमिन लेवल अल्टर्ड है, ठीक है, पीएच हमारी अल्टर हो गई है, ब्लड फ्लो अल्टर हुआ है, तो इन टर्न इन सब चीज़ों के अल्टर होने की वजह से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगी, अल्टर होगी, ठीक हो गया, समझ आ गया। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने से पहले वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं कि ना, ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ख्याली वॉल्यूम तस्वर किया जाता है, ठीक है, इसकी क्योंकि इसका कोई फिजियोलॉजिकल फिजिकल बेसिस नहीं है पीछे, ठीक है, यानी कोई फैक्ट नहीं है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन में क्या है, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द वॉल्यूम दैट रिक्वायर्ड टू कंटेन द इंटायर ड्रग इन बॉडी एट सेम कंसनट्रेशन मेड इन प्लाज्मा। अब देखिए इसमें जो है ना, अब फॉर एग्जांपल मैं ये बात समझाने के लिए आपको बताती हूँ, एक चम्मच हमारे पास चीनी है, ठीक है, वो आपने एक गिलास में मिक्स कर ली, तो वो सब सारी में मिक्स होगी ना, तो वो पूरा ग्लास जो है उसका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि उसमें क्योंकि चीनी उसमें पूरी हल हो चुकी है ना, तो इसके लिए क्योंकि वो चीनी को पूरा कंटेन कर रहा है, इसलिए वो क्या है जी, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो सिर्फ अंदाज़ा लगाया जाता है कि जिसमें ड्रग कंटेन होगी, जिसमें पूरी की पूरी ड्रग होगी, ठीक है जी, ये होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखें नेक्स्ट कि इसे हम डिटर्मिन क्यों करते हैं, ठीक है, हम डोजेज की जो फ्रिक्वेंसी है उसे डिटर्मिन करने के लिए हम इसे डिटर्मिन कर लेते हैं, ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, और इसके अलावा क्लियरेंस फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है, ठीक है। अब क्लियरेंस का इससे क्या लिंक है वो मैं आपको क्लियरेंस के टॉपिक में ही बताऊँगी, ठीक है जी। अब और इसके अलावा इसे हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी, अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी ओवर CO, यानी प्लाज्मा कंसनट्रेशन एट टाइम 0, यानी इस बात का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने 100 mg की ड्रग जो है ना इंड्यूस करा दी, ठीक है, फिर आपने प्लाज्मा में से एक ड्रॉप ले लिया, फिर जब आपने उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाला तो वो 10 आया, ठीक है, जिसका मतलब है कि वो 10 लीटर में, ठीक है, डिज़ोल्व हुई ड्रग, ठीक है जी, ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। होप वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का ड्रग की हाफ लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट है, ये मैं आपको वाटर कंटेंट पढ़ाने के बाद आपको बताती हूँ, ठीक है, इससे पहले आपको समझ नहीं आएगा, तो नेक्स्ट चलते हैं पहले। डिस्ट्रीब्यूशन इनटू वाटर कंपार्टमेंट। अब देखें, वंस अ ड्रग एंटर्स इन बॉडी इट हैज़ पोटेंशियल टू डिवाइड इन एनी कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी। अब देखें, अब एक दफ़ा ड्रग हमारी बॉडी में चली गई है, एंटर कर गई है, तब उसमें इस चीज़ की ताकत है, इस चीज़ का पोटेंशियल है कि वो बॉडी के किसी भी कंपार्टमेंट में जा सकती है, ठीक है। अब जो हमारी टोटल बॉडी फ्लूइड है वो कितना है, 42 लीटर्स है, ठीक है, जो कि 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड है, ECF और ICF, ठीक है जी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर, हाँ जी, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है जी। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है हमारे पास, उसमें क्या क्या है, उसमें वो भी आगे उसकी भी 2 सब डिवीजन्स हैं, प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ठीक है। ये कितना होता है टोटल, प्लाज्मा 4 होता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का 10 होता है, तो टोटल मिला के 14 हो गया, ठीक है जी। ICF जो है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है, वो अप टू 28 लीटर्स होता है। अब देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, इसमें हम चेक करेंगे पहले प्लाज्मा को। अब देखें, इफ़ अ ड्रग हैज़ हाई मोलिकुलर वेट और बाइंड विद प्रोटीन सो इट इज़ टू लार्ज टू क्रॉस दिस स्लिट जंक्शन ऑफ कैपिलरीज, so effectively trapped within plasma, so it has low volume of distribution। अब देखें, ड्रग जो है उसका साइज़ ज़्यादा है पहले से, ठीक है, और ऊपर से वो प्लाज्मा में प्रोटीन के साथ बाइंड कर गई है, तो वो तो टू ओवरली लार्ज हो गई है, इसीलिए वो कैपिलरीज के पोर्स में से गुजर नहीं सकती, वो वहीं पे ट्रैप हो गई है, ठीक है। तो इसीलिए अब उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो जहाँ पे रहेगी, जितना वो वहाँ पे फैलेगी, ठीक है, वो सिर्फ प्लाज्मा तक ही रहेगी, उससे आगे नहीं जा सकती, ठीक है, तो वो उसका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है जी। अब ऐसी ड्रग्स कौन सी होती हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल हेपरिन होती है,
ठीक है, जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्लाज्मा जितना होता है 4-5 आता होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें ईसीएफ में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, पहले प्लाज्मा को डिस्कस किया, अब हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड को डिस्कस करते हैं। देखिए इफ़ अ ड्रग हैज़ लो मोलिकुलर वेट, ठीक है जी, अब ड्रग का जो मोलिकुलर वेट है जी वो कम है, यानी साइज़ कम है, एंड दिस इज़ हाइड्रोफिलिक, ऊपर से वो हाइड्रोफिलिक है, सो कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन एंड इन दिस वे दे डिस्ट्रीब्यूट इन प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल स्पेस। अब देखिए ड्रग का वेट कम है यानी साइज़ कम है, एक रिक्वायरमेंट हमारी कम होगी, ऊपर से हाइड्रोफिलिक है, अब तो वो मेम्ब्रेन में से क्रॉस नहीं कर सकती। फिर क्या होगा, अब वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ होगी, सिर्फ प्लाज्मा में और स्पेस में रहेगी जी, इंटरस्टिशियल स्पेस में रहेगी। सो प्लाज्मा का 4 और इंटरस्टिशियल स्पेस का 10 मिला के कितना हो गया 14। तो इन ऐसी ड्रग्स का कितना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है 14 लीटर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको ना, कहीं की कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड आईसीएफ में हम देखते हैं इफ ड्रग इज लो मोलिकुलर वेट एंड इज लिपोफिलिक इन नेचर then distributes more interstitial space and cross the cell membrane and distribute in the cell space। ठीक है जी, अब देखिएगा कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, ठीक है, अब जिनका मोलिकुलर वेट लो होता है, यानी आप मॉडरेट कह लें, ठीक है, और वो लिपोफिलिक नेचर में हों तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है इंटरस्टिशियल स्पेस में, जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। ठीक है, उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सकती हैं, यानी ये पूरे सेल में फैल रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा ना, दीज ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट इन द वॉल्यूम ऑफ 60% ऑफ द बॉडी वेट, अबाउट 42 लीटर्स। ठीक है, तो ये 42 लीटर्स के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ठीक है जी, अब इसमें एग्जांपल्स किसकी आएगी, एथेनॉल की। इसको मैं और ब्रीफली बताने के लिए ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ छोटी सी। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल सबसे पहले समझिएगा बात को, 100 लीटर की 100 mg की आपने ड्रग इंड्यूस करा दी। ठीक है जी, प्लाज्मा में चेक लिया तो उसमें हमने 20, ठीक है, लीटर ले लिया उसमें से। ठीक है, एक ड्रॉप लिया तो उसमें 20 लीटर ड्रग मौजूद थी, 100 हमने दी, लेकिन उस प्लाज्मा की एक ड्रॉप में 20 लीटर मौजूद थी। तो जब हमने डिवाइड करके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाला तो वो आया 5 लीटर्स। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आया, प्लाज्मा के, यानी कि वो ड्रग जस्ट प्लाज्मा में रही। ठीक है, यानी कि वो प्लाज्मा में उसका वॉल्यूम जो है प्लाज्मा के इक्वल ही आया, फॉर एग्जांपल हेपरिन वगैरह। ठीक है, जैसे पहले बताया। देखिए अब फॉर एग्जांपल एक और ड्रग थी 100 mg की ही, ठीक है, वो हमने इंड्यूस करा दी। अब प्लाज्मा में उसकी कंसनट्रेशन 10 लीटर्स थी। ठीक है, अब इनको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आया 10 लीटर। ठीक है, जो कि किसके इक्वल आया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब साबित हुआ कि इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसके इक्वल होगा, ईसीएफ के इक्वल आएगा। ठीक है जी, अब देखिए एक और ड्रग थी 100 mg की ही, वो हमने इंड्यूस कराई। ठीक है, और हमने जब प्लाज्मा में उसका एक ड्रॉप लिया तो फिर वो था 5 लीटर। अब उन दोनों को हमने डिवाइड किया तो उसका आया 20 लीटर। तो ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, आईसीएफ में फॉल कर रहा है। ठीक है, तो फॉर इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, एथेनॉल आ जाएगा। ठीक है ना, अब एक और ड्रग थी 100 बाय, ठीक है जी, 100 आपने mg वो इंट्रोड्यूस करा दी थी उसमें। ठीक है, तो जब आपने प्लाज्मा में से लिए उसका ड्रॉप, ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेक करने के लिए, तो वो 2 आया। ठीक है, जब आपने इनको डिवाइड किया तो आपके पास 50 लीटर आया। ठीक है, अब देखें ये तो एक्सेप्शनली लार्ज, इतना तो वॉल्यूम जो है हमारी बॉडी में नहीं होता, तो इसीलिए हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अपेरेंट वॉल्यूम कहते हैं, ख्याली वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई फिजियोलॉजिकल फिजिकल बेस ही नहीं है, अब ये ख्याली है ना। ठीक है, ठीक हो गया। आई होप आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन इनटू वाटर कंपार्टमेंट इन बॉडी, इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी, ओके, अब हम चलते हैं हाफ लाइफ पे, जो मैंने आपको कहा था कि हम बाद में इसको डिस्कस करते हैं। तो अब देखें, हाँ जी, इफ़ ड्रग हैज़ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देन हाफ लाइफ इंक्रीजेस एंड डोजेज फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। अब देखिए, अब किसी भी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम लार्ज आ रहा है, उसकी हाफ लाइफ भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और जो डोजेज फ्रीक्वेंसी हम कहेंगे जी उतनी कम इस्तेमाल करो। ठीक है, उतनी वो डिक्रीज़ होगी।
अगर किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है कम आ रहा है तो उसकी हाफ लाइफ भी कम है, और उसको क्या कहेंगे उसे हम कि वो दवाई जो है, वो मेडिसिन जो है, वो डोज, वो ड्रग जो है उतनी ही ज़्यादा इस्तेमाल करो। ठीक है, तो वो क्या होगा, डोजेज फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज़ करेगी। बस बुक में ना ये बड़ा कंडेंस सा लिखा हुआ है, मोटा मोटा, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना 2 पॉइंट्स में आपकी ये पूरी बात क्लियर हो जाती है, बस यही लिखना जो बता दिया। ठीक है जी, इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जो है एंड होता है। ठीक है जी, कोई क्यूरी रह गई हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम हाँ जी, कल के लेक्चर में हम जो है ना उसको डिस्कस कर लेंगे, मेटाबॉलिज्म को और एक्सक्रीशन को, यानी क्लियरेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।